बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटोपिया बाय हानिया। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें, आज हम पढ़ते हैं MTH फाइनल 501 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हम मास्टर्स वालों की फ़ाइल को रीड करेंगे। ना सिर्फ हम लोग रीड करेंगे बल्कि हम लोग ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से करेंगे साथ में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे ताकि हमारे साथ साथ सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर हो जाए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे जो है ना नंबरिंग आगे पीछे हुई हुई है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ यू एंड वी एंड W आर वेक्टर्स इन अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये हमारे पास वेक्टर्स हैं तीन, कौन कौन से, U V एंड W एंड K इज एन स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, वेक्टर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, और K जो है ना हमारे पास सिंपल होता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर द इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं पहले हमें वो देखनी पड़ेंगी। ये प्रॉपर्टीज हमें देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है MCQs कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये देखें, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। हम लोग ये जो है ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, स्मॉलर और ग्रेटर की ब्रैकेट्स, उनमें वेक्टर को लिखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है U और V, अगर हम लोग इसका इक्वल करें तो हमारे पास ये यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है, उल्ट लिख सकते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास U प्लस V, दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है। U और V, U और W जो है यहाँ पे आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस ये जो है ये वाला जो है ना ये दरमियान में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट्स आ जाएंगे और साथ में V और W आ जाएगा। V पहले है ना तो पहले आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये तो देखें, दो पहले वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं ना, प्लस माइनस हो रहे हैं। अगर यही वेक्टर्स जो है वो आगे वाली फॉर्म में आगे वाले नंबर पे ऐड हो रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। हमारे पास ये देखें U यहाँ पे और ये दो वेक्टर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, U और V आ जाएगा, देन हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, फिर U और जो है ना V, ये वाली, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आगे है हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास k कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी k कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और साथ में u और v है, तो k पहली वाली वैल्यू के साथ है, बाद वाली दूसरी वाली वैल्यू के साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉमन हमारे पास यहाँ पे वेक्टर, ये प्रॉपर्टी है, रूल है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। तो ये रूल है, तो लेकिन अगर यही बात अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे लिखी है कि यही जो है ना कि नेक्स्ट वैल्यू के साथ आ जाए तो हम क्या उसको बाहर निकाल सकते हैं, नो, इट्स रॉन्ग। ये सिर्फ पहली वैल्यू के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हम लोग उससे कॉमन निकाल सकेंगे, लेकिन अगर वही वैल्यू वही कांस्टेंट नेक्स्ट वैल्यू के साथ आ जाए तो हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। आपने इसको याद रखना। और ये पहली जो है ना ये प्रॉपर्टी गलत लिखी हुई है, गलत ऑप्शन पे टिक किया हुआ है, ये हमारे पास बनती है सही वाली। ये देखो U और V, यहाँ पे भी U और V, साथ में फिर डिस्ट्रीब्यूटिव का माइनस आ जाएगा और साथ में U और W, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रॉपरली होल्ड करिए। होल्ड तो ये भी कर रहा है ऑप्शन, लेकिन ये ना अलजेब्रिकली गलत लिखा हुआ है, ये माइनस जो है ना यहाँ पे आना था और ये प्लस इधर आना था, ठीक है। ये वाली टर्म आगे आनी थी और ये पीछे आनी थी, ये इस लिहाज से इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। है तो सही लेकिन अलजेब्रिकली जो है ना गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे वैसे 4 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हम लोग अपनी नंबरिंग देखेंगे 2, तो यहाँ पे उन्होंने कहा दी डोमिनेंट आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स। डोमिनेंट आइगन वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं, हमारे पास पहले तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। हमारे पास कितना ऑर्डर है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 रोज हैं, 4 1 2 3 4, 4 बाय 4 इसका ऑर्डर है, ठीक है।
तो हमारे पास ये 4 रोज और 4 कॉलम्स आ गए। याद रखें, रोज हमेशा पहले लिखी जाती हैं और कॉलम्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। 4 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमने डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी रोज को पहले सम कर लेंगे। पहले हमने पहली वाली रो को सारी वैल्यूज को सम किया तो उसका 2 आंसर आया। फिर हमने दूसरी रो को सम किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 0 1। तो हमारे पास ये 2 आंसर आया गया सारी वैल्यूज को जमा करने के बाद। और ये जो माइनस है ना, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमारे पास मोस्टली टर्म्स जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने माइनस वाली वैल्यू का भी हमने क्या कर लिया है, हमने मैग्नीट्यूड लेकर पॉजिटिव कर लिया। तो हम लोग इसको पॉजिटिव ही काउंट करेंगे, हम नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 और 0, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 और 2 मिलकर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और फोर्थ रो में 1 आ जाएगी। ये हमारे पास सारी रोज का सम आ गया, ठीक है। सम करके वैल्यूज आ गई। अब सारे कॉलम्स का सम कर लेते हैं। 0 1 0, ये हमारे पास पहले कॉलम का 1 आ जाएगा। दूसरे कॉलम को सम करेंगे तो जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा। सारी वैल्यूज को यहाँ पे जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये देखें मैंने साथ साथ लिख दिया हुआ है। सारे रोज को सम किया तो हमारे पास ये आ गया, और सारे कॉलम्स को सम किया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू इन दोनों में से, रोज में से और कॉलम्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमने वो पिकअप करनी है। अगर यहाँ पे भी 5 होता और यहाँ पे भी 5 होता तो हम तब भी 5 ही लेते, ठीक है। हमने हाईएस्ट वैल्यू को चूज कर लिया, वो हमारे पास 5 आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो देखने हैं कि हमारे पास सबसे जो पास वाला जो है ना ऑप्शन कौन सा है इसके 5 के, ठीक है। 5 के अप्रॉक्सीमेटली सबसे करीब तरीन आंसर कौन सा है, तो हमारे पास ये 2 बन रहा है, तो ये वाला आंसर होगा। ये -2 जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसकी जो है ना 3 रोज हैं। इसका मतलब होता है 3, ठीक है। ये देखें 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रोज हो सकती हैं। ये देखें 1 2 और 3। फिलहाल इसको जो है ना ऐसे समझ लें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और 2 हमारे पास वेक्टर स्पेसेस दिए हुए हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, ऑर्थोगोनल कह रहे हैं कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे हमारे पास लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑर्थोगोनल में मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आएगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्ज किया, हमने फार्मूला लगाया ना ऑर्थोगोनल का, u और v को मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ गया। अब हमने u की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी, तो याद रखिए कि ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है हमारे पास ऑर्थोगोनल के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे इसी तरह से, इसी मेथड से करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 जो है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1 के साथ, फिर प्लस आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 का जो है 7 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर 3 प्लस आ जाएगा, फिर हम लोग 3 का k के साथ लेंगे, तो 2 + 7 + 3 k आ जाएगा। तो 9 आ गया। तो ये वाला k जो है वैल्यू इस साइड पे रह गई और 9 उधर चला गया माइनस होकर, और k की वैल्यू जो है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू -3 आ गई। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही वाला बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास QR डिकम्पोजिशन। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर उन्होंने कहा है हमारे पास 5/2 है, ठीक है। 5 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका QR डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले A का ऑर्डर क्या है, M × N। M हमारे पास रोज होती हैं, N हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास कितना ऑर्डर दिया हुआ है उन्होंने, 5 × 2। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसी हिसाब से क्यू का ऑर्डर क्या बनता है, फार्मूला के हिसाब से फार्मूला देखेंगे ना हम लोग। तो हमारे पास क्यू का ऑर्डर जो बनेगा वो हमारे पास ये जैसे ए का ऑर्डर है ये वैसा ही ऑर्डर बनेगा। तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है क्यू के ऑर्डर का M × N। तो हमारे पास ये गिवन है। तो अगर हम आर के ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास N × N फार्मूला होता है आर का ऑर्डर फाइंड करने का, ठीक है। और जो है ना हमारे पास n जो है ना वो 2 है। n चूंकि कॉलम था ना, तो कॉलम जो है ना यहाँ पे ये देखो हमारे पास 2 गिवन था, तो 2 × 2। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें
क्यू और आर दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये 5 और 2, ये 5 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक अब जो ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो 5 और 2 मतलब ये क्यू का ऑर्डर ही होगा। तो हमने अलग अलग ऑर्डर्स भी देख लिया और वैसे भी। और ये जो है ना क्यू आर डिकम्पोजिशन का फार्मूला, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने फार्मूलाज देखकर तो वैल्यूज पुट कर लेनी है और देख लेनी है कि कैसे हमारे पास आता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने जो है ना नाम दे दिए इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया ये हमारे पास लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि हमारे पास ये देखें एक्स और वाई सिंगल सिंगल वेरिएबल आ रहे हैं, कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे एक्स के साथ वाई नहीं आ रहा और वाई के साथ एक्स नहीं आ रहा। तो मतलब अकेले अकेले आ रहे हैं ना, डबल होकर नहीं आ रहे और ना ही इनकी कोई पावर आ रही है। मतलब सादा से लोग हैं और इनकी पावर भी नहीं है और साथ में जो है ना अकेले अकेले आ रहे हैं, किसी के साथ भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि ये हमारे पास लीनियर है। और अगर हमारे पास कोई पावर आ जाए या फिर हमारे पास जो है ना साथ में कोई डबल होके या मल्टीपल वेरिएबल्स जैसे x2 x y आ जाए, तो वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और ये लीनियर की हमेशा याद रखिएगा, ना तो उसकी पावर होगी और ना ही वो मल्टीपल वेरिएबल्स की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और साथ में हमने इनको जो है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। वो कहते हैं गिवन सिस्टम दिया हुआ है, अब इनमें से हमें जो है ना सोल्यूशन बताओ क्या होगा। यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, मैनी सोल्यूशंस होंगे या फिर नो सोल्यूशन होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने जो एक सॉल्व किया वो ये है कि मल्टीप्लाई हम कर देंगे इक्वेशन 1 को 3 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन की तरह हमारे पास भी ये जो है ना ये दोनों इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से एक्स की वैल्यू भी ख़त्म, वाई की वैल्यू भी ख़त्म। अब ना हमारे पास एक्स बचा है और ना वाई बचा है, तो हम किसके बराबर कहें कि ये -2 जो आ रहा है वो किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई जब हमारे पास डेड हो जाए, मतलब मर जाए, तो हमारे पास ना एक्स बचे और ना वाई बचे, तो हमारे पास उसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। जब एक्स ही नहीं है, जब वाई ही नहीं है, तो हमारे पास सोल्यूशन किसका बच रहा है भाई, किसी का सोल्यूशन नहीं। और इसी फॉर्म को जब हमारे पास एक्स और वाई नहीं बचते तो इसी को हम इनकॉन्सिस्टेंट फॉर्म बोल देते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इनकॉन्सिस्टेंट फॉर्म कैसी होती है, तो आपने बताना है जब हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स जो हैं वो डेड फॉर्म में चले जाएं, उनका मतलब वो वैल्यू जो ज़ीरो हो जाए उनकी, तो वो हमारे पास नो सोल्यूशन देते हैं और सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इफ़ टू रोज आर ऑर्थोगोनल। फिर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि दो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग u और v का, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दो रोज हैं, कह रहे हैं दो रोज हैं, जैसे कि u रो लगा लें और v जो है ना रो लगा लें। दो रोज हैं, उनका जो है ना आपस में प्रोडक्ट करें तो वो आंसर 0 दें। तो क्या होगा, वो जब वो आंसर 0 देंगी तो दे आर वो क्या होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट होंगी या इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, आई लिखा है, आई का मतलब होता है रोज और जे का मतलब होता है कॉलम्स। ठीक है, पहले हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट को देखते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हमारे पास दो रोज गिवन है, ये 1 और 2, ये देखो, और ये -2 और ये 1। ठीक है, हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। जब हमने, आपको डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता है ना, मैंने पीछे बताया कैसे होता है। 1 को जो है ना 2 से और जो है ना 2 को 1 से करना है। ये सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये 1 जो है इसके साथ होगा और ये 2 जो है इसके साथ होगा, यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमने कर लिया सॉल्व आउट। ठीक है,
तो हमारे पास जब आंसर बचेगा हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट में हमारे पास जीरो आएगा। ऑर्थोगोनल और लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही बात है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, अपना ही आंसर लाते हैं और वो हमेशा जीरो ही आंसर आता है। और जीरो जब आ जाता है तो वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल जब होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर लीनियरली डिपेंडेंट की बात करें, R1 हमारे पास गिवन है, तो R2 जब हमें गिवन किया हुआ है तो ये भी वेक्टर, तो हमने वेक्टर से जब चीज 2 कॉमन लिया तो ये R1 की फॉर्म बन गया, ठीक है। हमने 2 का डॉट प्रोडक्ट ले लिया R1 के साथ, ठीक है। मतलब R1 जो है वो हमारे पास R2 में पड़ा हुआ है और R2 इस हिसाब से किस पे डिपेंड कर रहा है, R1 पे। अगर R1 ना हुआ तो R2 तो सॉल्व ही नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये है कि R2 जब तक हमारे पास R1 नहीं होगा R2 तो वैसे ही बैठा रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ R2 हमारा R1 के बगैर कुछ नहीं है। तो इसका ये जो फॉर्म होती है ना, इस तरह की फॉर्म में मतलब ये वाला जो है ना दूसरा वेरिएबल पहले पे डिपेंड कर रहा है या फिर वो जो है ना पहला दूसरे पे कर, ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट जो है ना फॉर्म आ जाती है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, लीनियरली डिपेंडेंट की फॉर्म आ जाती है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो हमें कह रहे हैं 2 रोज हैं और ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल के हिसाब से मतलब जीरो आ रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट, हमें जाहिर सी बात है इस चीज़ का पता चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है आपको, इस हिसाब से मैंने जो है ना दोनों आपको सॉल्व करके बता देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ x इज ऑर्थोगोनल, फिर ऑर्थोगोनल x जो है वो किसके ऑर्थोगोनल होगा, टू बोथ u एंड v। पहले हम लोग देखते हैं कि x का डॉट प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल का तो मतलब यही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट लो भाई और जीरो के बराबर आंसर आए। x का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया जीरो u के साथ तो जीरो आ गया, x का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने v के साथ तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब हमारे पास कह रहे हैं नेक्स्ट, देन x मस्ट बी, तो x क्या होगा लाजमी तौर पर टू u प्लस वी। अगर हमारे पास u प्लस वी हो तो हमारे पास x क्या होना ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं x का भी जो है ना इसके साथ भी जो है ना डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ठीक है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब होल्ड करता है, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो x का जो है ना डॉट प्रोडक्ट लिया, इसके साथ x को पहले u के साथ डॉट किया, फिर प्लस आ गया, फिर हमारे पास x का डॉट किया v के साथ। और ये बात हमें पहले ही उन्होंने बता दी थी कि ये दोनों भी ऑर्थोगोनल हैं। x जब u के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब भी जीरो आएगा, जब हमारे पास x का जो है ना v के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब भी जीरो आएगा। तो हमारे पास आंसर टोटल ही जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जब हम लोग इसके साथ भी लेंगे तब भी हमारे पास आंसर जीरो ही आएगा। तो वो क्या कौन सी फॉर्म बन जाती है, ऑर्थोगोनल की। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। और ऑर्थोनॉर्मल इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्थोनॉर्मल तब होगा जब हमारे पास लेंथ इक्वल टू 1 आएगी और साथ में ऑर्थोगोनल होगा। जब लेंथ अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर या मैट्रिसेस की 1 नहीं आएगी तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं होगा। अगर इसकी बात करें परपेंडिकुलर की तो ये भी सेम यही मतलब अब बात कहता है कि हमारे पास आंसर में ज़ीरो आंसर आना चाहिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन की बात करें तो वो ऑर्थोगोनल ही कहलाएगा, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आ रहा भाई, आंसर हमारे पास जब भी जीरो के इक्वल आता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और ऑर्थोगोनल हो जाता है, 90 की एंगल पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो जीरो के इक्वल कोई भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यही वाला, ठीक है, वो ऊपर रिपीट हुआ है इसलिए जो है ना मैंने नेक्स्ट यहाँ पे इसको कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इफ हमारे पास
तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 v2 v3, स्पैनिंग करनी है, ठीक है। स्पैन R3 मैंने बताया था आपको, 3 जो है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखो यहाँ पे जो वेक्टर्स की फॉर्म में बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास आर के ऊपर लिखे होंगे। अगर 2 है तो इसका मतलब 2 वैल्यूज होंगी, अगर 3 दिया हुआ तो इसका मतलब ये 3 दी हुई है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी वेक्टर। ये देखें, ये वेक्टर का साइन ऊपर दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास बी वेक्टर दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास b1 b2 और b3, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं स्पैन R3 को। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि वेक्टर जो है वो बिलोंग कर रहा है R3 को और स्पैन को, ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो भी दिया होगा वो वेक्टर इस साइड पे और साथ में इक्वल टू k1 v1, जितनी हमारे पास v की वैल्यू दी होंगी साथ में वो ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3, ठीक है। अगर हमारे पास ये ज़्यादा दिए हुआ है ना, फर्ज करें हमारे पास v4 भी दिया होता तो हम लोग आगे प्लस लगा के k4 v4 लगा देते और यहाँ पे फिर हमारे पास b3 नहीं आना था, b4 भी आना था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद अब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं v1 की, v2 की और v3 की। अब हमारे पास अगर यहाँ तक क्वेश्चन, तो यहाँ तक एमसीक्यूज में पूछा गया, ये हमारे पास हमें पता चल गया भाई ये वाला आंसर सही है, हमने फार्मूला लगा के देख लिया। लेकिन अगर नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो हमारे पास b1 की वैल्यू जो है वो k1 के अकॉर्डिंग होगी, b2 की वैल्यू k2 के अकॉर्डिंग और b3 की k3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया, इनकॉन्सिस्टेंसी भी बता दी है। देन इट हैज़, कह रहे हैं अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस हो और इनकॉन्सिस्टेंट हो, देन इट हैज़, हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो और वो इनकॉन्सिस्टेंट हो, उसका मतलब होता है x और y हमारे पास डेड हो गए, उसका जो है ना कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा हुआ है, दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो हमने ऑप्शंस बताए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है। अब हमें दो मैट्रिसेस जब दिए हुए हैं ना, तो बच्चों ये देखें, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने देखना ऑर्डर सेम है, हाँ जी सेम है। अब देखते हैं एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे 2 है तो इस जगह पे कौन सा बन रहा है, 2 ही बन रहा है। अगर इस जगह पे हमारे पास 1 है तो इस जगह पे कौन सा बन रहा है, 1 ही बन रहा है। और इस जगह पे 4 है तो इस जगह पे भी 4 ही बन रहा है, और इस जगह पे 3 है तो 3 ही बन रहा है। मतलब जो जगह, जिस जगह पे एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स में भी वही एलिमेंट उसी जगह पे पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। मतलब जगह भी सेम दी गई और हैसियत भी सेम दी गई। अगर इसको 2 की हैसियत दी गई है तो इसको भी 2 की ही दी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर इसको 2 दे दिया गया है तो इसको 3 दे दिया गया है, नहीं, आपकी पोजीशन भी सेम, एलिमेंट्स सेम, ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम आपको दिए गए हैं। ऑर्डर भी आपका इसकी जो है ना इक्वल मैट्रिसेस की आपने याद रखनी है कि आपका ऑर्डर भी सेम होगा, सेम एलिमेंट्स आर ऑन सेम प्लेसेस इन बोथ द मैट्रिसेस, ठीक है। ये दो मैंने आपको साथ में लिख कर भी दे दिए। आगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे ही लिख दिया मैंने कि बी इनवर्स ए जो है ना, ए इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि ए इक्वल टू बी आइडेंटिटी होगा, तो बी इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, तो बी इन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए, हमारे पास जो है ना ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स जब हमारे पास गिवन है ना, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चों ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है कि हमें जो है ना ये MTH 501 में जो है ना डिटर्मिनेंट पूछे जा रहे हैं। तो हम अगर इसका डिटर्मिनेंट लें
तो ये हमने डिटर्मिनेंट लिखा और साथ में ए लिखा और साथ में ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो हमने क्या किया, अब वैल्यूज़ को क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया और क्या किया, पहले 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर हमने -1 को 5 से किया और दरमियान में क्या लगाया, माइनस का साइन। याद रखिएगा प्लस का साइन नहीं लगता, माइनस का साइन लगता है, ठीक है। 4 को 3 से किया और फिर माइनस लगाया, फिर हमने जो है ना -1 को 5 से किया। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 17 आ रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इफ v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू c कांस्टेंट, स्केलर वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू वेक्टर 2। स्केलर और वेक्टर का आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी पर भी बताया है आपको, ठीक है। फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, इंशाल्लाह आपको पता होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है इन्होंने ये कहा है कि कौन सी जो है ना ट्रू है कंडीशन। तो हम लोग देखते हैं, v1 अगर हमारे पास v2 वेक्टर के इक्वल नहीं हो तो हमारे पास, हमने भी ऊपर सवाल देखा था, वो क्वेश्चन भी देखा था कि हमारे पास जब लीनियरली डिपेंडेंट हो ना तो वो इस तरह से फॉर्म होती है, और अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ना तो वो इस तरह की फॉर्म नहीं होती है। v1 मतलब हमारे पास v1 जो है वो v2 पे लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर पे लाई कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, तो वो इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसे हमने वो ऊपर पढ़ा था ना, r1 इक्वल टू 2r1, जो डॉट प्रोडक्ट लिया था रोज का, ठीक है। हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखा था, तो हमें पता होना चाहिए भाई वेक्टर जब हमारे पास एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, नॉट इक्वल कर रहे होते हैं, तब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आज़ाद होते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर पर इन्हिसार कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो, तो हमारे पास वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और पैरेलल भी यही फॉर्म होती है कि हमारे पास इक्वल जब तक ना हो वेक्टर्स। और याद रखिएगा लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब हमारे पास पैरेलल होंगे वेक्टर्स। और यही डेफिनेशन पैरेलल की भी है, ठीक है। पैरेलल की भी याद रखनी है आपने कि पैरेलल में वेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट में मस्ट पैरेलल होगा, पहले पैरेलल फिर लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अच्छा ये तो वही है ऊपर हमने पढ़ा है कि इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, फिर वही है, फिर वही। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये हम लोग नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये वीडियो गौर से देखें, ये जो मैंने मेथड करवाए हैं इनको ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस इसी में से सॉल्व हो जाने हैं। नेक्स्ट जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी आपने वो भी लाजमी देखनी है, ताकि आपके जो हैं सारे कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है इनके अकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आया ये वाले ये, या फिर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में आंसर कर दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।